नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं लोकतंत्र और लोकतंत्र में आज बातचीत होगी दिल्ली के रण की। जी हां, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली में चुनाव से जुड़ी सभी जानकारियां दी हैं। इसके अलावा आयोग ने बीते वर्षों में चुनाव की पवित्रता को लेकर लगाए गए एक एक आरोप पर भी जवाब दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ईवीएम को लेकर तो कई बार बहुत कुछ कहा गया है। कहा गया कि वोटर टर्नआउट बढ़ जाता है 5 बजे के बाद, बैटरी का मुद्दा, बूथ पर वोटर की संख्या के मिसमैच और काउंटिंग में मिसमैच का मुद्दा भी उठा है। आज हम इन सभी सवालों के जवाब देना चाहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश में 10.50 लाख बूथ हैं। हर बूथ पर 4 से 5 चुनाव अधिकारी होते हैं, तो इनका आंकड़ा 45 लाख से 50 लाख हो गया। यह सभी चुनाव अधिकारी उसी राज्य के होते हैं, अलग अलग विभागों के होते हैं, अलग अलग कौशल वाले होते हैं। चुनाव के लिए बूथ पर पहुंचने से 2-3 दिन पहले उन्हें उम्मीदवारों के सामने ही छांटकर अलग अलग टीम बनाई जाती है और भेजी जाती है। वह 2-3 दिन पहले ही एक दूसरे से मिलते हैं, तो ऐसे आरोपों पर बड़ा दर्द होता है। आज हम तमाम आरोपों का जवाब लेंगे। तो चुनाव की पवित्रता के ऊपर जो भी सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन अपने मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा जवाब देता हुआ नजर आया है। चुनाव आयोग ने कई चिंताओं के ऊपर फोकस करते हुए जवाब दिया। राजीव कुमार जो सीईसी हैं, उन्होंने उन आरोपों का जिक्र किया जो बीते वर्षों दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से लगाए गए। उन्होंने कहा कि आरोप लगते हैं कि चुनाव से जुड़ी लिस्ट में गलत तरह से वोटरों के नाम जोड़े और हटाए गए। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र और अब दिल्ली में इस तरह के आरोप चल रहे हैं। लोगों के नाम काट दिए जाते हैं, समूहों के नाम काट दिए जाते हैं, कुछ क्षेत्रों में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए। ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा तो हमेशा से ही उठता रहा है। सब जवाब देने के बावजूद कभी बैटरी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर लोगों ने ईवीएम चुनाव तक कह दिया। कहा गया कि 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट बढ़ जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद भी कहां बढ़ा, 5 बजे के बाद कहां लोग कतार में थे, उसके वीडियो भी मांगे गए। कुछ क्षेत्रों में वोटर्स में मिसमैच हो गया, जितने वोट पड़े थे वो बढ़ा दिए गए। इससे वोटर टर्नआउट बढ़ गया, काउंटिंग में मिसमैच हो गया, कहीं कम गिना गया तो कहीं ज्यादा गिन लिया गया, काउंटिंग को धीमा कर दिया गया। अभी एक सवाल उठा है कि कुछ नियम बदले गए हैं जिससे पारदर्शिता पर असर पड़ा है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने वक्तव्य में ये तमाम जो सवाल उठते हुए आए हैं चुनाव आयोग के लिए, उसका एक तरह से क्लैरिफिकेशन देते हुए वह नजर आए हैं। सीसी ने कहा कि सवाल पूछने का अधिकार लोकतंत्र में दिया गया है, हम भी इस अधिकार का सम्मान करते हैं। इन सभी सवालों की इज्जत रखते हुए हम इन सवालों के जवाब देंगे। सब सवाल अहमियत रखते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद जो तमाम क्वेरीज लोगों के मन में रहती है, उसको उन्होंने सॉल्व करने की, एड्रेस करने की कोशिश की है। इसके साथ ही चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, उसको लेकर के भी बातचीत हुई और ईवीएम को लेकर के भी बहुत विस्तार से चर्चा की गई। और दिल्ली का रण जो अब शुरू होने वाला है और उसकी तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है, और उसके साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आम आदमी के पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता गौरव सिंह जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता विजय खेरा साहब जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस के तरफ से बतौर प्रवक्ता बजरंग दास साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत गौरव सिंह जी आपके पास से करते हैं। आपको क्या लगता है, आज चूंकि चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया दिल्ली में, और एक तरह से अब यह अभियान शुरू हो गया है तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि कौन किसके ऊपर भारी होगा, जिसका फैसला जनता लेगी, खैर वो अलग बात है। लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान होते हुए सबसे ज्यादा फोकस में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। उन्होंने शायराना अंदाज में तो बहुत सारी बातें की ही, इसके साथ ही उन्होंने यह भी क्लैरिफाई करने की कोशिश की
कि जो भी लोग उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, सवालिया चिन्ह लगाते हैं विश्वसनीयता पर, उनको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। उनके इस एड्रेस से आप सहमत हैं, संतुष्ट हैं या नहीं? और भी आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जो कहना चाहें, सिंह साहब। एपीएन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसा कि हमारे सीनियर नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना लोगों का हक है और सम्मान पूर्वक तरीके से हमने जो सवाल पूछे थे, हमारी शंकाएं थी, हम अभी उनका पूरा डिटेल अध्ययन कर रहे हैं उनके जवाबों का। और अगर बाकी कुछ शंकाएं होंगी तो हम टाइम पे उनसे मिलते रहेंगे। इलेक्शन कमिश्नर से मिलने का टाइम हम मांगते हैं और उनका टाइम हमें मिलता भी। अब मैं इस पे आना चाहता हूं कि दिल्ली में आज चुनाव की घोषणा हो गई और 1 महीने बाद चुनाव है। देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी है जिसने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से ही घोषित कर रखा है। हमने अपना विजन दिल्ली के सामने लोगों के रखना शुरू कर दिया था। हमने महिलाओं को हम 2100 रुपए महीना देंगे, ये लोगों को बताया। हम अपने बुजुर्गों का इलाज फ्री कराएंगे, ये बताया। हम ऑटो वालों की बेटी की शादी में 1-1 लाख रुपए महीना देंगे। तो एक तरफ आगे का हमारा क्या विजन रहेगा वो हमने बताया। फिर हम दिल्ली में जो जो चीजें भी कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे 24 घंटे बिजली मिलती है पूरे 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अकेला एक राज्य नहीं है इनका जिसमें ये 24 घंटा छोड़ो, 18 घंटे का भी ये लोग दावा कर दें कि 18 घंटे की बिजली कहीं पे आती है। इतने बड़े बड़े पावर कट सब जगह होते हैं। तो हम जो सुविधाएं ऑलरेडी दिल्ली वालों को दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली, सबसे सस्ती बिजली है दिल्ली के अंदर। देश की राजधानी जो कि सब जगह से बिजली खरीदती है और फिर भी सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर मिलती है। ऐसे ही महिलाओं की अगर मैं बस यात्रा की बात करूं, देखिए आप 1 दिन की बस यात्रा कराते हैं ये बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद बड़े बड़े अखबारों में इश्तेहार छपवाते हैं रक्षाबंधन वाले दिन कि हमने रक्षाबंधन को बस यात्रा फ्री कर दी। वहीं पूरे साल हमारी माताओं को, बहनों को, सभी महिलाओं को बस में यात्रा फ्री है। ऐसे ही बुजुर्गों को चाहे तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, चाहे पानी फ्री की बात हो, चाहे स्कूल और अस्पताल, तो आम आदमी पार्टी जब से बनी हमारा मेन एजेंडा पूरे चुनाव का स्कूल और अस्पताल था। और जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, आप देखें जिस तरीके से स्कूलों का कायाकल्प हुआ, 22,000 नए कमरे, शानदार कमरे, जिसमें कभी कोई सोच नहीं सकता था एक गरीब का बच्चा कि ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे। लिफ्ट लगे हुए शानदार स्कूल आम आदमी पार्टी ने बनाए। अस्पतालों का भी अगर आप देखें, 10,000 के करीब उस टाइम पे अस्पताल थे जब हमको चार्ज मिला था दिल्ली का, और अब ये नंबर बढ़ के 30,000 बेड होने वाले हैं। मतलब 3 गुना सीधे 10,000 से 30,000 कर दिया गया। तो स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, और एक आम आदमी को क्या चाहिए इस सरकार से। हाँ जी, खैरा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब खैरा साहब आपके पास आते हैं। अब देखिए, मेरे 2 सवाल हैं, आप सहूलियत के हिसाब से जिसको भी प्रथम और दूसरे नंबर पर जवाब देना चाहें आप दे सकते हैं। एक सर, सबसे पहला सवाल, देखिए कोई भी टीम जब खेलने जाती है ना, अब देखिए चुनाव भी तो अब जो हो रहा है वो एक तरह से स्पोर्ट ही है, यदि उसे स्पोर्टिंगली लिया जाए तो एक कैप्टन जरूर होता है सर, जो उस टीम को लीड करता है। दिल्ली में आपके पास कोई कैप्टन क्यों नहीं है सर? कैप्टन इन द सेंस बीजेपी का कोई सीएम फेस क्यों नहीं है? बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी विश्व की सबसे धनी पार्टियों में से एक, उसके पास एक फेस क्यों नहीं है दिल्ली में चुनाव में उतारने के लिए? और दूसरा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो आज इतना एक्सप्लेनेशन देना पड़ा है, लोगों के क्वेरीज को एड्रेस करना पड़ा है, शायराना अंदाज भी वो अपना पुराना बरकरार रखें, इसकी जरूरत किसे महसूस हुई और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? ये भी खैरा साहब। पहला प्रश्न जवाब देंगे तो भी घंटों का है, पर 1 मिनट भी काफी है उसके लिए। हमारे पास हरियाणा में कोई चेहरा नहीं था, हमने हरा दिया। हमारे पास महाराष्ट्र में कोई चेहरा नहीं था। हाँ, तो सर सैनी साहब तो थे ना हरियाणा में? बिल्कुल नहीं थे, किसने बोला आपको? क्या सर, सैनी साहब के फेस पे तो कम से कम चुनाव लड़ा गया ही था, एड्रेस किया गया। हमने तो कभी सुना भी नहीं था। हाँ, हम पार्टी में है और हम अखबार भी पढ़ते हैं, खबरों पे भी नजर रखते हैं, टीवी पे भी। हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना था कि वो कोई चेहरा भी है। ठीक है, लेकिन वो बने क्योंकि विधायकों ने चाहा। हमारे पास मध्य प्रदेश में भी कोई चेहरा नहीं था। आप कहेंगे हाँ, वहाँ का मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। हमारे वहाँ भी कोई और ही बन गया मुख्यमंत्री, जिनके आप भी कयास नहीं लगा। महाराष्ट्र में भी कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया। समझ रहे थे बनेंगे, लेकिन और भी बन सकते थे, कभी नहीं चेहरा प्रोजेक्ट किया गया। तो ये कोई आवश्यक नहीं है। राजस्थान में भी ये प्रथा कभी कभी तब तो जरूर होती है जब सिटिंग मुख्यमंत्री हो किसी पार्टी का, पर वो भी हमेशा आवश्यक नहीं है। मध्य प्रदेश में नहीं था जैसे, और भी कई जगह पर कई पार्टियां ऐसा करती हैं। और खास तौर से वो पार्टियां जहां 1 मैन डिसीजन हो, या चेहरा नो चेहरा, क्या चेहरा नहीं चेहरा, कोई मतलब ही नहीं आप पार्टी से।
सवाल आज उनका चेहरा है, कल को जेल में होंगे, अपनी पत्नी को बना देंगे। अभी उन्होंने उठा के सबको एक तरफ किनारे लगा दिया। मैं क्या कुमार विश्वास से लेके योगेंद्र यादव किसको ठिकाने नहीं लगाया, एक तरफ फेंक फांक के ले आए नए नए लोगों को, और उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा भी वही हरकत की। अच्छी जी को लिया, जी को तकलीफ हो गई, दूसरे और सीनियर इवन मंत्री लोग छोड़ के भी चले गए। चलो साहब यार, तो हालात ये है जहाँ वन मैन हुआ का चेहरा नो चेहरा, अब चाहे वही चेहरा बनेंगे और उसके बाद जिसको मर्जी चाहे नॉमिनेट। ठीक है, मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी है। मेरा मतलब ये, जहाँ प्रजातंत्र नहीं हो जिस पार्टी में, एक सिंगल आदमी जहाँ तय कर रहा हो सब कुछ ऊपर से नीचे तक, माल खाने से लेके माल बेचने तक, टिकट बेचने से लेके राज्यसभा के टिकट बेचने खरीदने तक, सब एक आदमी फैसला। लेकिन सर अब इसी बात पे मुझे एक सवाल बनता है, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। लोकसभा चुनाव में तो आप चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, वहां पर आप क्यों नहीं चेहरा डिस्क्लोज करने से परहेज करते हैं? वहां तो आप प्रधानमंत्री मोदी साहब के नाम पर आप चुनाव लड़ते हैं। एक सवाल जोड़ लीजिए, इनकी स्ट्रेटजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लोग चेहरा देखना चाहते हैं। 2 चुनाव ये लोग देख सकते हैं, 2015 का जिसमें 3 सीट आई, 2020 का जिसमें 8 सीट आई, तो जब ये अपना ठीक है, हाँ ठीक, सुन लिए गौर सिंह साहब, सुन लिए, हाँ बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं खेरा साहब, प्लीज सर। कोई एक आध लाइन बोलना हो तो अलग बात है, लेक्चरबाजी नहीं हमें नहीं बोलिए सर प्लीज। आपने हरियाणा की बात की, हमने पूरा आपको उत्तर दे दिया। जी बताइए। इसके ऊपर में हमसे बात कर दी लोकसभा की। अब लोकसभा पूरे हिंदुस्तान के लिए होता है, वो पूरे देश की समस्याएं प्रथम होती हैं, फिर स्टेट की होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी होती हैं। उसमें एक चेहरा ऐसा होता है जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक का सवाल उठता है, जहाँ बंगाल से लेके और महाराष्ट्र तक का सवाल उठता है। यहाँ होता है स्थानीय चुनाव। ठीक, इसमें कोई मतलब नहीं इस बात का। और आपने 2 क्वेश्चन किए थे हमसे, एक और क्वेश्चन आपने किया। बिल्कुल सर, आपको याद है? हाँ बताइए, इलेक्शन कमीशन वाली बात बिल्कुल याद है। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने पहला क्वेश्चन करके अभी आप पार्टी साइड बैठे थे, अरे इतना सटीक सवाल आज आपने किया कि मैं उसको बड़े ध्यान से सुन रहा था। क्या आपको विश्वास है उनकी बात पर? क्योंकि आप भी जानते हैं, हारते हैं तो मशीनों को दोष देते हैं, और जब जीतते हैं तो चुपचाप कब करके चले जाते हैं, कभी नहीं बोलेंगे। अभी हारने वाले हैं बुरी तरह, अभी मशीनों पे शुरू हो जाएंगे, जैसे अभी कई चीजों पे शुरू होगा। सिसोदिया जी को फिर से गिरफ्तार करेंगे, अरे कर्म करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, कोर्ट है, उसमें क्या है? तुम कर रहे हैं अंदर भीतर तुम्हें पता है और क्या हरकतें चल रही है, तो हो जाओगे गिरफ्तार। अगर तुम आज भी अगर इस तरह के विज्ञापन दोगे सरकार के बिहाफ पर, आदमियों को रजिस्टर्ड करने जाओगे कि सरकार का ये निर्णय है कि हमें 2100 रुपये देना है, 1000 रुपया देना है, और रजिस्टर बना रहे आप, यानी आपकी पार्टी। अभी तक 420 FIR में आपको जेल जाना ही चाहिए था, जाएंगे आज, नहीं तो रुक थोड़ी सकते। सरकार के बिहाफ पर क्या आप कोई खबर यहाँ से दे सकते हैं? सरकार मना कर रही, सरकार कह रही ऐसी कोई नीति नहीं है, और आप रजिस्टर कर रहे हैं, नहीं तो सरकारी कर्मचारी जाता। अब ऐसी हरकतें करो, गिरफ्तार हो गए, आप वो तो फ्री रहे कि हम जिस तरह गिरफ्तार हो जाए, थोड़ी बहुत सिंपैथी मुझे मिल जाए। अब ये लड़ाई है ईमानदार और भ्रष्ट के बीच में, ये लड़ाई है सच और झूठ के बीच में, विकास और विलास के बीच में। जब लड़ाई विकास और विलास के बीच में आएगी तो इनकी विलासिता खुलेगी। ये लग्जरी नहीं है, सुपर लग्जरी है, मतलब ठीक है सर, फिर वो ट्रैक बदल जाएगा। खेरा साहब देखिए, लग्जरी पे जाएगा तो फिर वो आपके लिए भी लग्जरी के आंकड़ों को गिना देंगे सर। जाएंगे तो ठीक है, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए। सिंह साहब देखिए, वो शाम तौर पर विलासता का जिक्र कर रहे हैं, तो मेरे संदर्भ में मुझे समझ में आ रहा है कि वो शीश महल का जिक्र कर रहे हैं। क्या आपको, आप विलासता के ऊपर, अपने ऊपर जो आपके ऊपर वार किए जा रहे हैं, इसके जवाब काउंटर में आपके पास भी कुछ है तो बोल लीजिए, वरना लोग कहेंगे कि भाई मैंने सिर्फ एक व्यक्ति की बात सुनी, आपकी नहीं सुनी। देखिए, हमारी पार्टी कभी पर्सनल आरोपों पे जाती नहीं है। लोगों को पता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी 8,500 करोड़ का हवाई जहाज और 600 करोड़ का उनका बंगला बन रहा है नया, 20,000 करोड़ का पूरा सेंट्रल विस्टा, आपको ये जग जाहिर है। और किस तरीके से उन्होंने सूट पहना था, 9.5 लाख रुपए का सूट, है ना। इसमें जिस देश में लोगों को एक टाइम का खाना नहीं मिलता, एक बहुत बड़ी आबादी को, वहां प्रधानमंत्री अपना नाम लिखवा के सोने का सूट पहन के घूम रहे थे। इतनी बीजेपी। और दूसरा, इन्होंने जो बताया गिरफ्तारी का बात, तो इनकी बॉसिंग मशीन किसी से छुपी नहीं है। बीजेपी की जो बॉसिंग मशीन है, किस तरीके से इन्होंने सरकारें गिराई और ईडी की धमकी देके और सीबीआई की धमकी देके किस तरीके से इन्होंने अपने बॉसिंग मशीन में लोगों को धोला है। आप देख लो महाराष्ट्र में, आप देख लो असम में, हेमंत बिस्वा शर्मा किससे छुपा है, जो जाके इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, दोपहर को आरोप होते हैं, शाम तक जाते जाते धुलाई हो जाती है। और जो आदमी झुकने से मना कर दिया, जिसने कहा कि वो बीजेपी के इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा, उनको इन्होंने जेल में डाला। इन्होंने यहाँ, ये अकेले दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश में इनकी जो एजेंसियों ने तबाही मचाई। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला
कि किस तरीके से एक तोता है और एक महिला है, सीबीआई और ईडी किस तरीके से देश में काम किया, वो लोगों से छुपा नहीं है। अब मैं फिर से आता हूँ दिल्ली के ऊपर। देखिए, दिल्ली का चुनाव है, लोग सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज उनके लिए क्या करेंगी। अब एक तरफ गाली गलौज की, आप बताओ, आप हमारी मुख्यमंत्री जी के पिताजी जो इतने बूढ़े हैं, उनको गाली दे रहे हैं आपका एक कैंडिडेट बैठ के। आप इस कांग्रेस पार्टी की इतनी सीनियर नेता है प्रियंका गांधी जी, उनको बैठ के आप गाली दे रहे हैं आपके नेता। और आपने कभी केजरीवाल को गाली देते हैं, कभी महिलाओं को गाली देते हैं, फिर आखिर में दिल्ली की जनता को गाली देने लगते हैं। आपके पास गाली गलौज के अलावा एक मुद्दा नहीं है। आप लोगों को क्यों नहीं बताते कि आप कितने केजरीवाल ने फ्री कर रखी है, तो नहीं, लेकिन ये नहीं सिंह साहब, एक सवाल तो ये बनता है, ठीक है आपने बोला खैरा साहब, लेकिन आपको नहीं लगता है सर, हम एक सभ्य समाज में, खैरा साहब आपसे ही सवाल है, हम एक सभ्य समाज में जीते हैं, रहते हैं, यहाँ पर सर कम से कम भाषा भी थोड़ी शालीन और सभ्य होनी चाहिए, इतनी तो हम अपेक्षा कर ही सकते हैं सर। ऐसे में कुछ ऐसे नेता आते हैं जो इस तरह की बात करते हैं और एक लिस्ट सी बनती चली जाती है, चाहे किसी भी पार्टी लाइन से हो, उससे मतलब नहीं है। आपको नहीं लगता है सर भाषा की मर्यादा के ऊपर तटस्थ रहने की जरूरत है? आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन अभी इन्होंने प्रधानमंत्री को प्रश्न उठाया है, वो जानना जरा आवश्यक है। मैं तो ये कहता हूँ, ये प्रधानमंत्री आप जो कह रहे 50-80 हजार के में चलते हैं, हवाई जहाज में चलते हैं। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री के साथ 3 हवाई जहाज चलना चाहिए, एक में जर्नलिस्ट चलना चाहिए पब्लिक, और एक में आर्मी चलनी चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए। हवाई जहाज में चलने से मनाही नहीं है, अपने लिए 8,500 करोड़ का अलग एरोप्लेन खरीदा था, उसकी बात हो रही है। हाँ, एक करके सर प्लीज बोल लेना, मौका मिलेगा भाई साहब, एक करके। मैं ये कह रहा हूँ, वो हिंदुस्तान की शान है, वहाँ आप क्या बेइज्जत होके जाएंगे क्या? मैं तो और कहता हूँ, क्यों दूसरे से कंपटीशन में डाउन होके चलेंगे? दिखाएंगे कि हिंदुस्तान भूखमर, आज का हिंदुस्तान बदल चुका है, विकास की राहें खुल चुकी हैं, पूरी विश्व चौथी इकोनॉमी की तरफ देख रहा है, डर रहा है भारत से। तरह तरह के लोग प्लांट किए जा रहे हैं, उनमें से केजरीवाल भी हैं, विदेशी से पैसा से जो प्लांट हो रहे हैं, बांग्लादेश में प्लांट किए जा रहे हैं, चाइना में प्लांट हो रहे हैं, उनको रोकना आवश्यक है। सुरेश जैसे लोग, ठीक है, हाँ ठीक है, बोलिए सिंह साहब, हाँ बोलिए सिंह साहब, बोलिए प्लीज, 1 मिनट खैरा साहब, हाँ प्लीज सिंह साहब बोलिए। सुप्रीम कोर्ट, और बोला था एक लाइन खाली है कि सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला हुआ कि 100 करोड़ रुपया दारू में खाया है। ठीक है, 1 मिनट एक्साइज में, ठीक है खैरा साहब, ठीक है, बता रहे काउंटर कर रहे। सिंह साहब बोलना चाह रहे थे कुछ, बोलिए। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 100 करोड़ रुपया खाया है। ये बीजेपी पूरी दुनिया की ये सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, सबसे झूठी पार्टी है ये बीजेपी। पढ़ो जजमेंट पढ़ो। एक करके सर प्लीज, एक करके सर प्लीज। पार्टी का 1 रुपया नहीं तो ये लोग तो फांसी पे लटका देते हैं आज की डेट में हम लोगों को। आप झूठ बोल रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तोता महिला की तरह व्यवहार कर रहा है, और उसके बाद हमारे सारे नेताओं को जमानत दी, सारे नेताओं को केजरीवाल जी से लेकर 1 मिनट सर, एक करके प्लीज। एक नेता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, उसके बाद इनकी खैरा साहब आ रहे हैं ना, आपके पास भी आ रहे हैं, आप काउंटर कीजिएगा सर प्लीज। अब मैं फिर उसी पे आता हूँ कि देखिए, दिल्ली के लोगों को अपना विजन बताना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों की सेवा करने को तैयार है। केजरीवाल को दिल्ली के लोग अपना बेटा मानते हैं, और इसीलिए मानते हैं कि उन्होंने दिल्ली में रह के लोगों की बहुत सेवा की है। आप क्षेत्र में घूमो, ऐसे ऐसे लोग आपको मिलते हैं कि मैं कैंसर का इलाज कभी नहीं करा पाता अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं हुए होते, या सरकारी अस्पताल में मेरा इलाज नहीं होता। इतने गरीब लोग हैं, जो 15,000 महीने कमाने वाली महिला जब वो बस में जाती है, वो कितना केजरीवाल को दुआएं देती है। बुजुर्ग जो तीर्थ यात्रा, उनके बच्चों ने कभी तीर्थ यात्राएं नहीं कर पाई, वो जब केजरीवाल जी ने उनका बेटा बनकर उनको तीर्थ यात्रा कराई है, तो लोग उनको अपना बेटा मानते हैं। केजरीवाल ने श्रवण कुमार बनकर दिल्ली के लोगों की सेवा की है, और इसीलिए दिल्ली के लोग उनको बार बार अपना आशीर्वाद देते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये चौथी बार भी भारी बहुमत से, छोटे मोटे बहुमत से नहीं, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि बहुत भारी बहुमत से इस बार केजरीवाल जी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है खैरा साहब, ये विजन की बात वो कर रहे हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी भले ही सेंटर में तो है काफी लंबे समय से, लेकिन वह सेंटर में रहते हुए भी दिल्ली से दूर है। ये वही दिल्ली है जो लोकसभा में आपको 7 सांसद जिताकर देती है और विधानसभा में आपसे ठीक उसका हिसाब वसूल लेती है। आखिर दिल्ली की जनता यदि आपको एक तरफ तो सराखों पर रखती है, तो दूसरी तरफ आपको वोट देकर के दिल्ली पर राज क्यों नहीं करने देती है? एक बड़ा सवाल, क्यों आपको ऐसा नहीं लगता ये प्रासंगिक है? आखिर क्यों दिल्ली आप हार जाते हैं? बिल्कुल प्रासंगिक है, उसमें क्या बात है। पहली बार इनको बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, और उसको खाने की इनने पूरी व्यवस्था करी। ठीक सवाल है, आखिरकार दिल्ली में कांग्रेस का वजूद था, बीच में भी रहा, आज भी रहेगा। अगर केजरीवाल की पार्टी
कांग्रेस खा जाती है तो वजूद हो जाएगा। जो इस बार दिखाई दे रहा है केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी दोनों 10 के आसपास बराबरी से पहुंचेंगे। जो दिखाई दे रहा, अभी जो जीत की बात कर रहे हैं ना, हाँ। 10 क्रॉस करना, तब बात करूंगा बाबू आपसे। आपकी जो दुर्दशा हुई है, एक एक बच्चा आज दिल्ली का जानता है, जितने भी वोटर हैं लगभग सभी ये जानते हैं कि आपने किस तरह दिल्ली को भ्रष्ट तरीकों से लूटा है। पानी के लिए खैरा साहब आप बोल रहे हैं अगर ये 10 क्रॉस नहीं करेंगे तो मतलब चलिए मान लीजिए ज्यादा सीट आप लेंगे, इसका मतलब कांग्रेस इनकी भरपाई करेगी, कांग्रेस सीट लेगी। हम पूछ लेते हैं एक मिनट सर, बजरंग दास साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बतौर प्रवक्ता कांग्रेस से, वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दास साहब आप बता दीजिए कांग्रेस कहां दिखती है दिल्ली के चुनावों में? फोकस कंप्लीटली भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के ऊपर है। ऐसा लगता है कांग्रेस तो सिर्फ ऑब्जर्वर की भूमिका में, सिर्फ वेट एंड वॉच मोड में है। भैया आप चुनाव लड़ रहे हैं, यानी आप खेल भी रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। हाँ, ये कांग्रेस पार्टी देश की आजादी, देश के विकास में अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। खाता खुलेगा ना दिल्ली में इस बार? सुनिए, मैं आपने इनको काफी लंबा समय दिया। ठीक है, अब बाकी समय आपका, चलिए बोलिए। 1 मिनट में सुन लीजिए। बोलिए। जहाँ कांग्रेस पार्टी ने भी दिल्ली के अंदर 15 साल लगातार सरकार बनाई और विकास कार्य करवाए। जो कांग्रेस के राज के अंदर 15 साल जो विकास हुए, मेट्रो लाए, रेलवे पुल बनवाए, जितने ये पुल बने हैं और विकास कार्य हुए हैं, शिक्षा के, स्कूल, हॉस्पिटल के, सब कांग्रेस के समय में हुआ है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी तो भाई को भाई से लड़ाने के लिए काम करती है। और जिस प्रकार की ये भाषा बोलते हैं, जिस प्रकार इन्होंने प्रियंका गांधी के वास्ते बोला, जिस प्रकार इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान दिया, ये बुखलाहट है। एक हार की बुखलाहट जो होती है ना, वो साफ झलकती है भी मुद्दे से भटकाना। मुद्दे से भटकाओ, हिंदू मुसलमान करो, मंदिर मस्जिद करो, भाई को अच्छा लड़ाओ और वोट हथियाने का काम करो। कांग्रेस पार्टी मजबूती से दिल्ली में चुनाव लड़ रही है और मजबूती से सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी परमात्मा बैठा है, हमारी तरफ से किसी प्रकार की कमी नहीं। एकजुट होगा कांग्रेस पार्टी मैदान में डटी हुई है और अनेकों योजनाएं जो 15 साल का हमारा दिल्ली का रहा कार्यकाल रहा, उसको देखकर जनता आगे वोट देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जो जनता बदलाव भी चाहती है और जनता ये भी चाहती है भी केंद्र के अंदर जो निकम्मी सरकार बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जो मोदी साहब झूठ और लूट की बात करते हैं, जिस प्रकार ये जुमलेबाजी बार बार करते हैं। आज पूरा किसान देश का आंदोलन कर रहा है, आपके सामने है। किसान आंदोलन में 750 लोग मर गए और ये कहते हैं भाई हम 3 कृषि कानून की बात करते हैं। ठीक है बजरंग साहब, एक मिनट, आपने बोला भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो ये बता दीजिए जीत कौन रहा है? देखिए, जितने कांग्रेस की वो जीतेगा। मैदान के अंदर 3 खिलाड़ी है। हाँ। मान के चलो, आप पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी, हाँ। जनता ने जिताना है, हाँ। जनता जिसको वोट देगी, जनता जिसको जिताएगी, उसकी सरकार बनेगी। ठीक है, ये तो अच्छा स्टेटमेंट है भाई। जनता 5 साल बाद एक मौका मिलता है, हाँ, नेताओं को पटकने का और नेता को ऊपर चढ़ाने का। नहीं ठीक है, वो तो जनता जनार्दन है, वो तो सब जानते ही है। नहीं ठीक है। आज 5 साल तक जनता को जो लोग लूटते हैं, हाँ, उनको लेकिन जनता भी समझदार है, वो देखती है किसने सिर्फ बातें बनाई हैं और किसने काम किया है। देखो, जनता समझदार है, जनता समझदार है। जब कह रहा हूँ 15 साल का कांग्रेस का जो राज रहा, ठीक है, आपको भी पता है, ठीक है, मेट्रो कौन लाया, ठीक आपको पता है, ये पुल बने कौन गया, ठीक है, शिक्षा क्षेत्र में काम किया, हॉस्पिटल में काम किया, और जो देश के अंदर जो एम्स बने हैं और बने, तो सब कांग्रेस की देन है। ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी एक चीज तो बता दे, ठीक है, हमने एक चीज है। अब चूंकि आपने ही कहा है जनता समझदार, जनता सब देखती है, जानती है, सबके कार्यकाल को उसने देखा है, समझा है, तो जनता के ऊपर ही छोड़ दिया जाए। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो दिल्ली का रण और दिल्ली के रण का आगाज अब एक तरह से हो ही चुका है। 5 तारीख को दिल्ली की जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। 8 को पिटारा खुलेगा और पिटारा किसके फेवर में खुलता है यह वक्त बताएगा। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।